Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to clear your CDS exam in your first attempt. मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता सकती हूँ कि जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं. आफ्टर ऑल यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है और जो एस्पिरेंट्स डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है दिन रात लगे रहना है, बट स्टिल आपको सफिशिएंट टाइम देना होगा. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, उसके बहुत सारे रीजंस थे. उसमें से एक रीज़न था कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी. सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या पढ़ना है ये नहीं पता था. पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 10-15-20 दिन चल रही है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1 महीने चल रही है. कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्केड्यूल नहीं था. इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ था. सेकंड अटेम्प्ट मेरा निकल गया था. इनफैक्ट उसके बाद में मैंने 5 बार सीडीएस दिया था और मेरे 5 सीडीएस के अटेम्प्ट्स क्लियर हो गए थे. तो वही है कि आपको अपनी वीकनेस क्या है ये फिगर आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, और एक परफेक्ट स्केड्यूल क्या रखना है सीडीएस प्रिपरेशन में वो ध्यान रखना है. तो हम उस वीडियो में वही स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बताऊंगी कि आप अगर ये वाला रूटीन भी फॉलो करोगे या ये सारी चीज़ें भी फॉलो करोगे 99% आपका पेपर निकल जाएगा. 1% ना निकले बट स्टिल 99% निकल जाएगा पेपर अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आओगे तो. एंड वैसे भी आप फोर्सेस ज्वाइन करने वाले हो तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए. तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे पेपर वगैरह कितने होते हैं और कितनी मार्किंग होती है ये सब. तो आपको पता है 21 अप्रैल को सीडीएस फर्स्ट जो पेपर है 2024 का वो होने वाला है 21 अप्रैल को. तो बेसिकली सीडीएस में 3 पेपर्स होते हैं, जीके, इंग्लिश एंड मैथ. जो लोग परमानेंट कमीशन चाहते हैं आर्मी में उनके लिए 3 पेपर्स हैं. जो शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहते हैं उनके लिए 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश एंड जीके. तीनों पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं सेम. नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं. इंग्लिश और जीके में 120 होते हैं, मैथ में 100 होते हैं. करेक्ट आंसर पे आपको इंग्लिश और जीके में 0.83 मिलता है, मैथ में 1 मिलता है. रॉन्ग आंसर अगर हो तो 0.28 माइनस हो जाता है इंग्लिश और जीके में, और 0.33 माइनस हो जाता है मैथ में. सो टेक्निकली नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 मार्किंग होती है यूपीएससी में. अब ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आया इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया है. आईएमए, आईएनए और एएफए. आपको पता है सीडीएस एंट्री से इन 3 अकेडमीज में परमानेंट कमीशन मिलता है, ठीक है. और ओटीए में आपको मिलता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. फीमेल सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकती है, मतलब मेल तो कर ही सकते हैं, फीमेल सिर्फ इसके लिए ऑप्ट कर सकती है. इसके लिए सिर्फ मेल ऑप्ट कर सकते हैं. तो ये है, ये 2-2 घंटे के आपके तीनों पेपर होते हैं. मैं 300 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, 100 मार्क्स ईच. तो टोटल 300 मार्क्स हो गए. इसमें टोटल 200 मार्क्स हो गए. वही 100 ईच सब्जेक्ट का रहता है. इसके बाद में आप एसएसबी देने जाते हैं, 5-6 डेज का रहता है. इसमें भी सेम प्रोसीजर रहता है. तो ये सारी चीज़ें हो गई. अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी फॉर द एग्ज़ाम कि आपकी पेपर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब डिफरेंट बताएंगे. कोई बोलेगा आपको ये बुक्स पढ़ लो, ये रूटीन फॉलो कर लो, 10 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो. सबसे जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि आपको समझना है कि एग्ज़ाम क्या है, नो द एग्ज़ाम, कि पेपर क्या है, आपने देना क्यों है. ऐसा नहीं है आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो कि चलो सीडीएस दे लेते हैं. नहीं, अगर आपका एम है कि आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी है, आपने डिसाइड कर लिया है लाइफ में कि आपको वो यूनिफॉर्म पहननी है, तो फिर उसमें कोई किंतु और परंतु वाली बात ही नहीं है. फिर तो आपने करना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको पेपर समझना पड़ेगा कि पेपर की डिमांड क्या है.
तो जब आप पेपर समझ लोगे और सिलेबस आपको पता रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा कि यार ये है, ये मुझे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, वो सब आपको फिगर आउट करना है। सेकंड है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो ये था कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या पढ़ना है नहीं पता था। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी मेरी, मतलब बस हिस्ट्री अच्छी लग रही है, मिडिवल हिस्ट्री अच्छी लग रही है, पढ़ डाली, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी लग रही है, पढ़ रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसके अलावा आपने बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जो कि स्कोरिंग थे, वो सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको। पहले आप फिगर आउट करो। जैसे मैं मेरा अगर बताऊं तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट है, मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है। करंट अफेयर्स पे मेरा बहुत अच्छा होल्ड था और स्टैटिक जीके भी ठीक ठाक थी। जनरल साइंस, क्योंकि साइंस वाला बैकग्राउंड था, मेरे पास भी पीसीएम था, तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो जाते थे। मेरा जो वीक पॉइंट था वो था इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी थी। अच्छा, छोड़ दी तो अब क्या कर सकते, एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने इकोनॉमिक्स का। ज्योग्राफी भी मेरी बहुत ख़राब नहीं थी तो बहुत अच्छी भी नहीं थी, एवरेज थी। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स थे वो पढ़े और वो भी ढंग से नहीं पढ़े, तो मतलब वही हो गया कि पास तो कर लिया पेपर बाद में जाके, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, तो पहले आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि करंट अफेयर्स तो आप साइमल्टेनियसली करते रहो, वीकली बेसिस पे करो या मंथली बेसिस पे करो। और उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज हुई और बहुत सारी चीज़ें जो डिफेंस से रिलेटेड है वो छोड़नी नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं बता दूंगी कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कौन सी बुक लिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हो। बट अभी के लिए यही है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। और उसके अलावा सबसे पहले तो आपको एक शीट बनाओ जिसमें ये लिखो कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से, आपकी स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली, और आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो जो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो उसको आप स्टार्टिंग जब आपकी प्रिपरेशन है आप उसको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हो, बट वो पढ़ते रहना है। सपोज़ आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है तो पॉलिटी छोड़नी नहीं है, चाहे आप एक ही चैप्टर पढ़ो। आपकी इकोनॉमिक्स वीक है, इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, तो क्योंकि उसको भी साथ में लेके करना तो है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। बट अगर आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर नया कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते जाना। फिर वो 85 या 80% सब्जेक्ट वाइज आपने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको उसी चीज़ को रिवाइज करना है। उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि हर सब्जेक्ट का टाइम फिक्स होगा। इंग्लिश इंग्लिश को अगर आपको पता है कि आपको सीडीएस निकालना है, आपको इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, आप इंग्लिश को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ हाफ एन आवर दीजिए इंग्लिश को, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है। और अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा। बट जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, और सीडीएस की इंग्लिश में सही बताऊँ तो इतनी टफ नहीं आती। एएफ कैट की इंग्लिश आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं है या इन लोगों को बहुत ज़्यादा आती है। एएफ कैट की इंग्लिश बहुत टफ आती है, मुझे तो बहुत टफ लगती है, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि एएफ कैट की इंग्लिश कंपैरेटिवली टफ होती है, सीडीएस की ठीक ठाक होती है। तो आपके पास में थोड़ा सा बेनिफिट है सीडीएस में, तो आप हाफ एन आवर दो और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स करो। इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस करो, 20 क्वेश्चन कर लो इंग्लिश के। हर दिन कोई एक पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर उठाओ, या कुछ भी कहीं भी आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे मॉक टेस्ट है तो वो दे लो, फ्री के बहुत सारे मिल जाएंगे। बट कुछ ना कुछ करते रहो इंग्लिश के अंदर। तो ये है। तो टाइम मैनेजमेंट जो मैं बोल रही थी आपको कि टाइम मैनेजमेंट यही है मेन, कि हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, और आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और आपकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको टाइम उन्हें भी देना होगा, बट थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड करो। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है PYQs से इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि आप जब PYQs करोगे ना तो आपको आधा आधा सिलेबस तो नहीं, बट आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएगी कि क्या बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली क्या पूछा जा रहा है। अगर डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा तो इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, वो कहीं ना को रिलेटेड होता है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो दो चीज़ें जो CDS में मानती हूँ कि सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो दो चीज़ें हैं, PYQs एंड जनरल इंग्लिश। जैसे ही मैंने इन दो चीज़ों पे फोकस किया, मेरा CDS उसके बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा CDS क्लियर ना हुआ हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इन दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं किया था और मैं रह गई थी। बट PYQs एंड जनरल इंग्लिश पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आँख बंद करके आप इस चीज़ पे विश्वास कर सकते हो। और PYQs के लिए तो सब बोलते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें तो आपके रूटीन में होनी चाहिए कि इंग्लिश को मैं डेली आधा घंटा 45 मिनट दे रहा हूँ। और मैं, अगर आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं नहीं बोलूँगी कि आपको कि द हिंदू लेकर बैठो या कोई और न्यूज़पेपर लेकर बैठो, क्योंकि उतना टाइम मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप, है ना, उससे बेटर है कि अगर आप 50 क्वेश्चंस आप किसी मॉक टेस्ट में दे रहे हो और फिर देने के बाद में आपको आपका स्कोर पता चल रहा है और आप सोल्यूशन उसके देख रहे हो, तो आपको कुछ ना नया पैटर्न मिलेगा। तो उसको आप, उससे बेटर है कि आप उसको नोट डाउन करो। रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो आप जब पैसेजेस वगैरह सॉल्व करोगे तो वो रीडिंग हैबिट वहाँ पे आपकी बहुत काम आती है। बट द हिंदू और ये सब मैं पर्सनली नहीं रेकमेंड करती CDS एग्ज़ाम के लिए कि आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए या ऐसा कोई हैवी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे बेटर है कि आप PYQs कर लीजिए इंग्लिश के और पैसेजेस कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है उससे, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। और जैसे जैसे आप पैसेजेस सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करोगे, आपकी वॉकेब भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और इस लिसनिंग वाली हैबिट अगर आपकी है तो ज़्यादा बेटर है। तो बोर भी नहीं होगे तो यूट्यूब पे कुछ इंग्लिश में न्यूज़ सुन लो या जो भी अच्छा चैनल लगता है वो देख लो। रीडिंग में मुझे पता है कि 10 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर रीडिंग हैबिट नहीं है। और जिनकी रीडिंग हैबिट होती है वो वैसे भी इंग्लिश में इतना स्ट्रगल करते नहीं है, और जिनकी नहीं होती है उनकी एग्ज़ाम के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना ओवरनाइट बहुत मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि आप लिसनिंग वाली अपनी हैबिट को और थोड़ा सा एनहेंस कर लो और PYQs पे फोकस रखो, इंग्लिश पे फोकस रखो। फिर प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट तो आ ही जाता है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर थोड़ा बहुत कंप्लीट हो रहा है तो उसके प्रैक्टिस पेपर्स देना स्टार्ट कर दो। PYQs में ही प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के उसको ही प्रैक्टिस पेपर बना के आप सॉल्व कर सकते हो। कि पॉलिटी थोड़ा हो गया है तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। सब्जेक्ट वाइज भी आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले सिलेबस पूरा कवर होगा फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा या दूंगी, कोई सेंस नहीं है इस बात का। आपको तो अपनी नॉलेज चेक करनी है हर दिन। तो कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, उसके प्रैक्टिस पेपर्स आप दे लो या प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लो। इफ़ेक्टिव रिवीजन, हाँ, यूट्यूब पे 99% आपने सुना होगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई डाउट नहीं है। रिवीजन इंग्लिश PYQs के बाद में अगर तीसरी कोई चीज़ है जो आपका सिलेक्शन करवाती है तो वो यही है, इफ़ेक्टिव रिवीजन। आपने कुछ पढ़ लिया है और आपने उसे रिवाइज कर लिया है 2-3 बार और आप उसे भूल नहीं रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने वो चीज़ पढ़ी है बट आपने उसे रिवाइज नहीं किया है। पॉलिटी में स्पेशली ये चीज़ होती है, आपने रिवाइज नहीं किया, आपको पता है कि ये आर्टिकल या ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, किसी ना किसी चैप्टर से तो ये आया है, ये फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं तो है, पर कौन से आर्टिकल में ये याद नहीं आता है। तो कुछ भी एक तरीका अपनाओ जिससे चीज़ें याद रहे। और शॉर्ट कीज़ खुद की बनाओ, शॉर्ट टर्म्स खुद की बनाओ। जैसे मैंने पॉलिटी में सारे आर्टिकल्स ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना के, शॉर्ट टर्म्स बना के, शॉर्ट कीज़ बना के वैसे लर्न किए थे। तो कैसे भी करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इतना पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, मुझे लगता है कि रिवीजन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। और इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे, तो रिवीजन है ही। लास्ट
राइट एंड इफेक्टिव गाइडेंस। जो भी ट्यूटर आपको समझ में आता है, जो भी टीचर आपको समझ में आता है, आप उन्हें फॉलो कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उनके वीडियोस देखिए। प्रॉपर गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है सीडीएस के हिसाब से। सीडीएस के पेपर के लिए आप आईएएस वाला नहीं पढ़ सकते हो। जैसे आईएएस वाले सीडीएस वाला पढ़ सकते हैं, लेकिन आप आईएएस वाला नहीं पढ़ सकते हो। ऑल्दो उनका तो और भी हायर लेवल है, वो पढ़े ना पढ़े बराबर है उनके लिए। बट अगर आप आईएएस सीडीएस वाले अगर आईएएस वाला पढ़ने लग जाएंगे, एसएससी वाला पढ़ने लग जाएंगे, तो फिर वही है कि वो ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है ये फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सबसे फर्स्ट तो है PYQs, सेकंड है जनरल इंग्लिश, थर्ड है इफेक्टिव रिवीजन। ये तो मतलब ये सब तो करना ही है आपको, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट। फिर ये है, और ये है प्रॉपर गाइडेंस। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस के लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी टीचर का जाके कोर्स खरीद रहे हो इन्फ्लुएंस में आके। यूट्यूब पे सब है, लिटरली सब है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं बता दूंगी आपको। तो आपको ये इतने जो कोर्सेज वगैरह बिक रहे हैं सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। और अगर आपको कोई ट्यूटर सच में समझ में आ रहा है, और कोई टीचर है जिसको आपको लगता है कि मुझे इनका टीचिंग स्टाइल समझ में आता है, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं और जाके पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है, जो समझ में आ रहा है। क्योंकि सारे टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं, इसीलिए वो टीचर हैं, और उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आपको किससे समझ में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब आपने अर्जुन बनना है, और गुरु द्रोण आपके कौन बनेंगे ये आपको डिसाइड करना है। तो यही है बस, इस आ, ये वाले वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और एंड यस, यू हैव इट इन यू। आपको सबसे पहले तो खुद को यकीन दिलाना है कि यस आई कैन डू इट, उसके बाद में दुनिया यकीन करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का, बट अगर कोई मुझसे छूट जाता है तो सॉरी, आई विल ट्राई टू डू बेटर। थैंक यू, जय हिंद।